प्रिय छात्राः सुप्रभातम्। संस्कृत वादने भवतां सर्वेषां कृते स्वागतं व्याहरामि। अद्य अहं हाईस्कूल परीक्षायाः 2020 वर्षस्य संस्कृत विषयस्य प्रश्नपत्रस्य क्रियाविधिं कारयिष्यामि। इतः पूर्वम् एकं श्लोकं तव कृते ज्ञानवर्धनाय तव पाठ्यपुस्तकात् एव। उदीरितोऽर्थः पशूनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता। उदीरितोऽर्थः पशूनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता। अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः, औपरेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः। अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः, परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः। प्यारे बच्चों, ये आपकी पाठ्यपुस्तक से ही श्लोक है। इसमें बताया गया है कि संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो इशारों की भाषा समझते हैं, एक वो होते हैं जो कह करके बात समझते हैं, और एक वो होते हैं जो कहने के बाद भी नहीं समझते हैं। और इसके लिए इस श्लोक में कवि ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है पशुओं का। वो कहता है उदीरितोऽर्थः पशूनापि गृह्यते। जो कही हुई बात है वो तो पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। अगर पशुओं से भी कहा जाए तो वो समझ लेते हैं, लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो कहने पर समझते ही नहीं हैं। बुद्धिमान मनुष्य वो होते हैं जो बिना कहे ही बात को समझ लेते हैं। परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धया। बुद्धया बुद्धिमान लोग, परेंगित ज्ञान, दूसरे का इशारा, थोड़ा सा इशारा मिल जाए तो वो समझ जाते हैं कि अमुक व्यक्ति क्या कहना चाहता है, उसकी क्या इच्छा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि पशु भी इशारों की भाषा समझते हैं। अक्सर अगर तुम खेत में गए होगे, किसान को हल जोतते हुए देखा होगा। मैंने तो देखा है कि किसान बैलों से कहता नहीं है, इशारा केवल कभी डोरी खींच लेता है, बस उसी से समझ जाते हैं। कभी वो अपनी सांकेतिक भाषा बोलता है, पशु समझ जाते हैं, बैल समझ जाते हैं और उधर ही मुड़ जाते हैं। तो हमें भी सांकेतिक भाषा समझनी चाहिए। माने सामने वाला क्या चाहता है ये उसकी भाव भंगिमा देख करके समझ लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहो फिर भी नहीं समझते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत सुंदर श्लोक शिक्षाप्रद है ये। इसको आप पढ़िएगा और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो भी करिएगा। अब आते हैं हम हाई स्कूल का प्रश्न पत्र। उसमें प्रश्न संख्या 13 देखिए। प्रश्न संख्या 13 हाई स्कूल परीक्षा 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है। इसको हम हल करवाएंगे और इसकी सरल विधि बताएंगे हल करने की। प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि शुद्धानि कृत्वा पूर्णवाक्यम उत्तर पुस्तिकायां लिखत। क्या तात्पर्य है? निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों को शुद्ध कर पूर्ण वाक्य उत्तर पुस्तिका पर लिखो। ठीक है। पहला वाक्य है मम कक्षायाम अयम बालिका गीतम गास्यति। अब रेखांकित पद इसमें क्या है? अयम, अर्थात रेखांकित पद जो अयम है यही अशुद्ध है। इसी को हमें शुद्ध करना है, शेष वाक्य को नहीं छेड़ना है। उसको हमको यथा जैसा है वैसे लिख देना है। तो अयम बालिका यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगर इसको ध्यान से देखें आप इस वाक्य को, तो यहाँ अयम जो ये सर्वनाम पद है ये इस बालिका शब्द का विशेषण बन करके आया है। अयम बालिका।
और बालिका शब्द क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, सभी जानते होंगे। संस्कृत में भी पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, और एक तीसरा लिंग नपुंसक लिंग भी होता है। तो बालिका शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है। बालक अगर होता तो पुल्लिंग होता। तो बालिका स्त्रीलिंग है और उसके साथ जो ये शब्द आया हुआ है विशेषण बन करके, ये है पुल्लिंग का अयम। तो यही गलती है, यही अशुद्धि है। यहाँ पर अयम ना आकर के स्त्रीलिंग का शब्द आएगा और वो होता है इयम, माने इयम बालिका गीतम गास्यति, मम कक्षायाः इयम बालिका गीतम गास्यति। इसको आप लिख लीजिए। आप पूरा वाक्य वैसे ही लिख देना, मैं यहाँ पर पूरा वाक्य नहीं लिखूँगा, मैं केवल अयम जहाँ पर लिखा है वहाँ पर इयम लिखूँगा ताकि समय दुरुपयोग न हो। इयम, इसको अंडरलाइन भी कर देंगे, शेष पूरा वाक्य आप लिख देंगे, पूर्ण विराम लगा देंगे। माने मम कक्षायाः इयम बालिका गीतम गास्यति। दूसरा वाक्य है ते भ्रमणाय उद्यानम गच्छति। ते भ्रमणाय उद्यानम गच्छति। अब यहाँ पर गच्छति पद अंडरलाइन है, रेखांकित है, अर्थात गच्छति पद अशुद्ध है, इसको शुद्ध करना है। अब इसको कैसे शुद्ध करेंगे? देखिए, ये जो गच्छति पद आया है ये एक वचन का है, जबकि यहाँ पर जो ते पद आया है वो बहुवचन का है। तो यही गड़बड़ है। जब बहुवचन करता होगा तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल लिख रखी है। इस टेबल में आप देखिए, इस टेबल को आप लिख लीजिए और इसको कंठस्थ भी कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगर ये टेबल याद हो जाएगी तो फिर आपको इस तरह की गलती कर्ता और क्रिया वाली नहीं आएगी। ठीक है, उसको आप बड़े आसानी से समझ लेंगे। ये टेबल है, देखिए, ये प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, बहुवचन, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष एक वचन में सह माने वह, द्विवचन में तव वे दोनों, बहुवचन में ते वे सब, मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम माने तुम, मध्यम पुरुष द्विवचन में युवाम माने तुम दोनों, मध्यम पुरुष बहुवचन में यूयम माने तुम सब, उत्तम पुरुष एक वचन में अहम माने मैं, उत्तम पुरुष द्विवचन में आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब, ये बहुवचन का है। इसी तरह से हमने क्रिया के ये रूप लिख रखे हैं, पठ धातु लट लकार वर्तमान काल के। इसके अलावा आपके कोर्स में 4 लकारें और सी हैं, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार और एक लृट लकार। ये 4 लकारें इसके अलावा और हैं। वैसे 10 लकारें होती हैं, लेकिन तुम्हारे कोर्स में केवल 5 लकारें तुम्हें पढ़नी हैं। तो 1 लकार के रूप मैंने लिख दिए हैं, शेष लकारों के रूप अपनी सहायक पुस्तक से देख करके आप लिख लीजिए, उनको कंठस्थ कर लीजिए। लेकिन उदाहरण के लिए हमने 1 लकार लिखी है, इसी से हम आपको समझा देंगे। ये क्रिया के जो पद हैं, पठति पठता पठन्ति, पठसि पठथा पठत, पठावे पठावा पठामा, ये भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में हैं। मैंने 3 9 ये हैं तो 9 ही ये भी हैं। अब यहाँ पर हमें आपको ध्यान ये देना है, कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का हो, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की आएगी। माने अगर सह है प्रथम पुरुष एक वचन का, तो ये भी प्रथम पुरुष एक वचन का सह के साथ पठति आएगा, तव के साथ पठता आएगा, ते के साथ पठन्ति आएगा, त्वम के साथ पठसी आएगा, युवाम के साथ पठथा आएगा, यूयम के साथ पठत आएगा, अहम के साथ पठामी आएगा, आवाम के साथ पठावा आएगा, वयम के साथ पठामा आएगा। माने क्रम जो कर्ता का होगा वही क्रिया का होगा। ठीक है, इस बात को अगर आप ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे, तो फिर आपको इन शुद्धियों को पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इनको हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इन दोनों टेबलों को याद करिए। इसके अलावा जो 4 लकारों के और भी पठ धातु के धातु रूप हैं उनको भी याद कर लीजिए। शेष धातुओं के जो रूप हैं वो इसी के समान चलते हैं। पठ धातु के एक अगर याद हो जाती है तो शेष बाकी सब बहुत सारी आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। तो इस टेबल को आपको याद करना है। अब देखिए, आइए यहाँ पर देखिए, ते है कर्ता, ये ते करता है, ये किस बहुवचन है? पहली बात तो प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। यहाँ पर जो क्रिया आई है ते के साथ में गच्छति, ये देखिए पठति जैसी आई है, माने एक वचन की आई है, जबकि ते बहुवचन है। तो ते के साथ क्या आना चाहिए? बहुवचन का पठन्ति। उसी तरह से यहाँ चूँकि गच्छति वाला रूप है तो गम धातु का, तो वो भी गच्छति गच्छता गच्छन्ति बहुवचन में होगा। तो यहाँ पर ते भ्रमणाय उद्यानम गच्छन्ति आएगा, वाक्य आपका सही हो जाएगा। तो गच्छति की जगह गच्छन्ति लिख देना है। तो इसको लिख दीजिए आप इसी तरह से, ते भ्रमणाय उद्यानम गच्छन्ति, और इसको अंडरलाइन भी आप कर दीजिए ताकि पता चले एग्जामिनर को कि आपने ये सही किया है।
ते भ्रमणाय उद्यानम गच्छन्ति। तो समझ गए, ये इस टेबल के आधार पर इसी तरह के जितने भी कर्ता और क्रिया के अशुद्धियाँ आएंगी वो सब इसी के आधार पे हल हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। अब तीसरा है अहम ह्यः दिल्ली नगरम गमिष्यामि। अब यहाँ देखिए कर्ता और क्रिया का रूप तो सही है, अहम यहाँ पर है तो अहम के साथ में गमिष्यामि ही आएगा, क्योंकि अहम ये उत्तम पुरुष एक वचन का है, इसके साथ पठामि, इसी तरह से लृट लकार में गमिष्यामि आता है, तो ये तो सही है। लेकिन यहाँ पर गलती क्या है ये पकड़ना है। अहम ह्यः दिल्ली नगरम गमिष्यामि, अहम मैं, ह्यः माने होता है कल बीता हुआ, मैं बीते हुए कल में दिल्ली नगर गया। यहाँ पर आ रहा है भविष्यकाल गमिष्यामि, ये लृट लकार भविष्यकाल का रूप है, यहाँ पर ये गलती है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, चूँकि ये भूतकाल का ह्यः है इसलिए भूतकाल की क्रिया आएगी और वो होती है अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छः अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम, अहम के साथ में अगच्छम आएगा। ठीक है, क्योंकि अहम ये उत्तम पुरुष एक वचन का है इसलिए भूतकाल की क्रिया अगच्छम, लंग लकार के रूप आप देखेंगे गम धातु के तो अगच्छम होगा। तो इसको लिख देना है अहम ह्यः दिल्ली नगरम अगच्छम। आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, ऐसे ही हम जल्दी से लिख देते हैं। यहाँ पर सही होगा अगच्छम। ठीक है, इसको अंडरलाइन आप कर दीजिए, माने ये सही किया आपने। शेष वाक्य आप ऐसे उतार दीजिए जैसे ये लिखा है अहम ह्यः दिल्ली नगरम गमिष्यामि, तो अहम ह्यः दिल्ली नगरम अगच्छम। अब अगला है, लास्ट है मार्गे एकः नदी वहति, मार्ग में एक नदी बहती है। अब यहाँ पर देखिए क्या गलती है, यहाँ पर एकः पद गलत है क्योंकि यही अंडरलाइन है, इसको सही करना है। अब एकः पद है, ये नदी का विशेषण बन करके आया है, एकः नदी माने एक नदी बहती है। अब नदी शब्द स्त्रीलिंग है, यहाँ पर एकः ये पुल्लिंग है, ये गड़बड़ है। आपको विशेषण और विशेष्य की भी गलतियाँ आती हैं, या विशेषण और विशेष्य की अन्विति भी आती है, आपके हाई स्कूल इंटर में भी आती है। तो जो विशेष्य का लिंग होगा, वचन होगा, वही विशेषण का भी लिंग और वचन होना चाहिए। चूँकि यहाँ पर ये नदी स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ भी इसका जो विशेषण बन के एकः आया है ये एका होना चाहिए, एका पुल्लिंग का होता है। ठीक है, तो मार्गे एका नदी वहति, तो एका की जगह क्या हो जाएगा एका, मार्गे एका, इसको अंडरलाइन भी करिए और आगे पूरा वाक्य वही लिख दीजिए नदी वहति। ठीक है, मार्गे एका नदी वहति, तो एका ये सही हो गया। तो अब ये आपको इसी तरह से शुद्ध करने होते। 4 नंबर का प्रश्न आता है और ये नंबर आपको बहुत ही आसानी से चारों मिल सकते हैं, बशर्ते आप इस टेबल को याद कर लीजिए, क्योंकि अधिकतर प्रश्न इसी टेबल के आधार पर सही हो सकते हैं। और कुछ इधर आते हैं जो विशेषण विशेष्य के लिंग और वचन के होते हैं, तो उनको आप इस तरह से याद कर लीजिए। जैसे लिंग और वचन का ये अयम बालिका वाला था, एका नदी वाला था, तो इसको इसी तरह से ह्यः और श्वः इसके आते हैं। यहाँ पर ह्यः था तो भविष्य भूतकाल हुआ, और अगर श्वः होता तो ये गमिष्यामि सही था। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। कुछ ही विशेष नियम हैं जिनके आधार पर ये प्रश्न आता है 13वां, जिसमें शुद्ध करना होता है। तो इस टेबल को जरूर याद करिए, इसके आधार पर आप इनको कर लेंगे, अधिकांश वाक्यों को कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, शेष कल हम बताएंगे। धन्यवाद।